प्रत्याशी भी है, एक बार जोरदार ताली मेरे भाई के लिए बजाइए। अपने शुक्ला मुंडा जी जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके लिए एक बार जोरदार ताली। अपने माल विधानसभा क्षेत्र के बप्पी गोस्वामी जी, श्याम लाल दास जी जिला अध्यक्ष जी और जलपाईगुड़ी के अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चाय बागान के अपने सभी श्रमिक भाई, आज आपके बीच में आकर मैं बहुत ही अंदर से खुश हूं, क्योंकि इन भाई बहनों का जो संघर्ष है उसको मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर जब मैं आया हूं तो पार्टी के अध्यक्ष के नाते ही नहीं, एक आपके भाई और बंधु के नाते भी मैं आपके बीच में खड़ा हूं और मैं मानता हूं कि आपके एक परिवार के सदस्य के रूप में आज मेरी उपस्थिति यहाँ पे आई हुई है। आप जितने मेहनत से, जितने लगन से और जितना पसीना बहाकर देश विदेश में भारत की चाय की पहचान को आपने बनाया है था, कहीं ना कहीं हम सब आज उस चाय की खुशबू जो पूरे भारत और विदेश में फैली थी, कहीं ना कहीं उस खुशबू को कम करने का प्रयास यहाँ की सरकार ने किया है। ये हम बहुत इस बात से दुखी भी हैं और आने वाले समय में अपने चाय बागान के श्रमिकों के सम्मान के लिए, अधिकार के लिए और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का हम आज यहाँ पर आपके बीच में अगर आए हैं तो संकल्प लेते हैं कि अपने श्रमिक भाइयों के जीवन में बदलाव लाएंगे। अपने श्रमिक भाइयों जो चाय बागान के हमारे भाई बहन हैं, निश्चित रूप से उनके नए जीवन का काम हम सरकार करेगी। मित्रों, ये पूरा उत्तर बंगाल जो पूरी तरह से अपने हरे भरे चाय बागानों के लिए जाना जाता था, बहुत ही सुनियोजित तरीके से टीएमसी की सरकार ने यहाँ के उद्योग को बर्बाद करने का काम किया है। ममता दीदी की जो निर्मम सरकार है उसकी जो अनदेखी रही है, जो सौतेला व्यवहार रहा है, निश्चित रूप से चाय बागान के लोगों को अब इस आवाज को बुलंद करना है और आने वाले समय में इस अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हमारे सभी चाय बागान के श्रमिक ले। मैं आज जब यहाँ की स्थिति को मैं देखता हूँ, 2023 और 24 का समय याद कीजिए, 15% का गिरावट चाय के खेती में आया। अगर हम इसके गिरावट को देखें, जो 2024 में जो दार्जिलिंग का चाय उत्पादन मात्र 5.6 मिलियन किलोग्राम रह गया, ये कहीं ना कहीं दिखाता है जिस दार्जिलिंग के इलाके की चाय ने पूरे विश्व में अपना स्थान बनाया, आज अगर वो गिरावट के कारण है, जिसका दोषी कोई और नहीं, ये टीएमसी की सरकार है जिसने यहाँ पर हमारे श्रमिकों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। मैं आज यहाँ पर जब आपके बीच में आया हूँ तो मुझे याद आ रहा है, एक समय कोविड का समय था, उस समय भी जो घोटाला में हाई कोर्ट 170 सालों में इतनी गिरावट नहीं आई जितना कि ये निर्मम सरकार और ममता दीदी की सरकार में आई है। मित्रों, उन्होंने यहाँ का जो सौतेला व्यवहार किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में मेरे श्रमिक भाइयों को जो पलायन के लिए मजबूर किया है, जो मुझे आंकड़े मालूम हो रहे हैं, करीब 4 लाख से अधिक श्रमिक भाई आज अपने चाय बागान की खेती को छोड़कर अन्य प्रांतों में रोजगार के लिए चले गए। ये बड़ा जो नुकसान हुआ है, यहाँ के उद्योग का हुआ है, यहाँ के परिवार का जो हुआ है, वो निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौती है। और मैं आपके सामने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भावना है, अभी जब असम के चाय बागान के भाई बहनों के साथ उन्होंने जो समय बिताया, एक परिवार के भाव से जो समय बिताया, तो उन्होंने एक संकल्प भी लिया था और मैं उस संकल्प को आपके बीच में दोहराने आया हूं कि हम अपने चाय बागानों के भाइयों का जीवन में बदलाव लाएंगे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से यहाँ की सरकार मात्र 268 रुपये दैनिक मजदूरी दे रही है, जबकि अगल बगल के प्रांतों में हमारे चाय बागान या अन्य श्रमिकों को 500 से 800 रुपया तक का श्रमिक मिलता है प्रतिदिन का, कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि मदरसों में और कह सकते हैं मस्जिद बनाने में
और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने में ममता सरकार पूरी ममता दिखाती है, पर मेरे चाय बागान के भाई बहनों के प्रति जो उनका सौतेलापन है उसका जवाब चाय बागान के भाई बहनों को देना है। मित्रों, न हमारे समय पर पीएफ मिल रहा है, न हमारे समय पर जो न्यूनतम मजदूरी है वो मिल रही है, और केवल आज हमारे चाय बागान के लोग भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने यहाँ पे आया हूँ और मैं आपको इस विश्वास दिलाने आया हूँ कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार बनेगी, सबसे पहले अपने चाय बागानों के भाई बहनों का जीवन में बदलाव लाने का काम हमारे करेंगे। हमारे लंबी पीढ़ियों तक हमारे आदिवासी भाई बहनों ने, हमारे यहाँ के निवासियों ने जिस प्रकार से, जिस भावना से इस राज्य के विकास को एक उद्योग के दर्जा दिलाकर दार्जिलिंग के चाय को जिस प्रकार से विश्व में स्थापित किया, हम पुनः उसका वैभवशाली इतिहास लाने का संकल्प लेते हैं। मित्रों, ममता दीदी कहती हैं कि ए पार और ओ पार, दीदी कहती है ए पार और ओ पार सब एक है। दीदी, ए पार और ओ पार एक नहीं है, जो ओ पार है वो हमारा हो ही नहीं सकता, और जो ए पार है उसके साथ आपने जो व्यवहार किया है उसका बदला लेके रहेंगे। हमें याद करना चाहिए, करोड़ों लोगों ने अभी उसी बांग्लादेश में अपनी जान बचाकर लोग यहां से भाग रहे थे, वहां से आ रहे थे, उनको कहीं न कहीं क्या दरिंदगी झेलनी पड़ी। वहां पे हमारे हिंदू भाइयों को किस प्रकार से व्यवहार हुआ है, माता बहनों के साथ क्या व्यवहार हुआ है, और उनकी बात तो छोड़िए, पश्चिम बंगाल में माता बहनों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, ये बात भी हमें याद रखना है और इसका जवाब भी सरकार को देना है। मित्रों, इसलिए दीदी, आपको ओ पार के लोगों से प्यार हो सकता है, ए पार के लोगों से आपको दुश्मनी हो सकती है, पर हम तो इस ए पार के लोग के हैं और हम तो इनके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है, चाहे इनके सुख दुख में हमें खड़ा रहने के लिए इस सरकार को खत्म करना है और ऐसी सरकार लाना है जो मेरे यहाँ के भाइयों के जीवन में बदलाव लाए। हमें याद करना चाहिए दिसंबर 2025 का घटना, दीपू चंद्र दास, किस प्रकार से भीड़ ने उसको, लोगों ने मिलकर पीट पीट कर उनको मार डाल दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद खोकन चंद्र दास के साथ क्या हुआ, ये घटनाएं हमें याद कराती हैं और ये घटनाएं हमें संकल्पित करती हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ हमारे जमीन पर हमारा हक मारते हैं, हमारे लोगों की हत्या करते हैं, उनको निश्चित रूप से जवाब देंगे, और हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को चुन चुन कर यहाँ से हटाने का काम हम करने वाले हैं। मैं अपने परिवार के लोगों को इसलिए आज यहाँ मिलने आया हूँ, संकल्प लेने आया हूँ। बड़े पैमाने पे अन्य प्रांतों से ये लोग आए थे, 200 साल पहले आए थे, आज यहीं के होके रह गए, यहाँ की उन्नति के लिए, यहाँ के जमीन के मिट्टी के विरासत और खुशबू बढ़ाने के लिए काम करने लगे। लेकिन मैं 200 सालों से आए हुए लोगों को असम में हमारी सरकार ने जमीन का पट्टा देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया, और यहाँ के लोगों के साथ यहाँ की भूमि पर बांग्लादेशियों को बसाने का काम हो रहा है। निश्चित रूप से इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है, और ये चुनाव सही समय है और इस सही समय पे सही निर्णय करने की आवश्यकता है। मित्रों, अभी हाल ही में मुझे मालूम हुआ, दीदी ने कहा है कि हम 3 लाख चाय बागानों के श्रमिकों के लिए पक्का आवास बनाए। मैंने देखा कि भैया पता किया जाए कहाँ 3 लाख आवास है, तो मुझे मालूम हुआ 4,500 आवास बना है, बाकी का पैसा भाईपो ने ले लिया और ममता की निर्मम सरकार के नुमाइंदों ने ले लिया। मैं मानता हूं कि अगर 3 लाख पक्के मकान का आपने वादा किया था, अगर आपने उसका पैसा निकाला था तो गरीब का पैसा था, पश्चिम बंगाल की जनता का पैसा था, उसको अगर आपने ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है, तो इस इलाके के जलपाईगुड़ी के लोग इसका हिसाब लेंगे, इसका बदला लेंगे। मित्रों, आज हमारे लोगों के लिए न पानी है, न घर है, न बिजली है, न स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, लेकिन मुझे एक बात बताते हुए बहुत ही कष्ट हो रहा है कि आज इसी असम में और हमारे पश्चिम बंगाल में क्या अंतर है। मित्रों, प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना, आपको इस योजना के नाम मालूम होगा,
इस योजना से चाय बागान के श्रमिकों को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था कि हम उनको स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, उनको पक्का मकान देंगे, उनको भूमि का स्वामित्व देंगे। इस प्रकार के प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को लाया गया, लेकिन यहाँ की सरकार ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन आपकी बगल की असम की सरकार ने इस योजना का लाभ लिया। आज वहाँ के चाय बागान के श्रमिक खुशहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, 4 मई का दिन याद रखिए, 23 अप्रैल को और जो 29 अप्रैल को जब चुनाव होगा, उसके बाद 4 मई को जो आपकी अपनी सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी सरकार और डबल इंजन की सरकार बन रही है, उसके तुरंत बनने के बाद प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को हम तुरंत लागू करेंगे ताकि अपने भाइयों और बहनों के जीवन में खुशहाली ला पाए। मित्रों, आज यहाँ पर आपके बीच में आकर मुझे ये जरूर लगा कि मैं कितना विलंब से आया। मेरे कार्यक्रम थोड़ा लंबे विलंब से चल रहे थे, पर जिस प्रकार से आपने आशीर्वाद दिया, जिस प्रकार से आपने स्वागत किया, मैं जीवन भर आपका ऋणी हो गया। भारतीय जनता पार्टी के आपके कार्यकर्ता आज अपने चाय श्रमिक भाई बहनों के बीच में आकर निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देता हूं मित्रों। लेकिन मित्रों, ये टीएमसी की सरकार जो है, पूरी जो वसूली की सरकार बनी हुई है, आप देखते होंगे मेरे भाई बहन के लोग, मेरे यहाँ पश्चिम बंगाल के लोग अगर मकान बनाना चाहते हैं तो उसमें भी भाइपों को कमीशन देना पड़ता है। अगर सरकार की योजना का लाभ अगर आता है तो उससे पहले भाइपों के कमीशन के लोग पहुंच जाते हैं। ये जो अड्डा पे लोग जो क्लब हाउस बनाकर, जो क्लब हाउस यहाँ के संस्कृति के लिए था, यहाँ के खेल को बढ़ाने के लिए था, वो वसूली का केंद्र बनाने वाला कोई और नहीं, ये ममता की निर्मम सरकार है। और निश्चित रूप से हमारे युवा साथी, आपको मैं संकल्प लेने के लिए कहता हूँ कि ये क्लब यहाँ के संस्कृति और विरासत को बढ़ाने के लिए था, यहाँ के खेल की संस्कृति को बढ़ाने के लिए था, वसूली का केंद्र नहीं बनने देना है। आइए इस सरकार को उखाड़ फेंकिए और निश्चित रूप से ये क्लब फिर से पश्चिम बंगाल के संस्कृति को, विरासत को, उसके खेल को बढ़ाने का केंद्र बनेगा, वसूली का अड्डा नहीं बनने देंगे हम। मैं आज आपके माध्यम से अपने चाय भाई बहनों को, श्रमिकों से यही कहने आया हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार पूरे वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी इस देश को एक साथ लेकर चल रहे हैं और हमेशा कहते हैं कि कोरोना की कालखंड आपको याद होगा, जब आपदा आई थी, उन्होंने पूरे देश को एक साथ तो सूत्र में बांध लिया था और उन्होंने कहा था कि मेरे देश के लोग अगर मेरे साथ चलेंगे तो इस आपदा को भी हम अवसर में बदल देंगे। और जब कोरोना का कालखंड आया, विश्व के सभी देश अस्थिर हो गए, पर भारत ने टीम इंडिया के रूप में काम किया और यही कारण है कि उस आपदा की घड़ी से हम बाहर निकले। मुझे याद है जब कोरोना का वैक्सीन की बात आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी को मालूम हुआ कि मेरे राज्य की जनता, मेरे देश की जनता को वैक्सीन का पैसा देने में दिक्कत आ सकती है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने पूरे देश की जनता को संकल्पित करता हूं कि आप चिंता मत कीजिए, आपको फ्री वैक्सीन मिलेगा, आपको उस आपदा से बाहर निकालने का। प्रधानमंत्री को लगा कि मेरे गरीब भाई बहनों के घर में अनाज की कमी हो सकती है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री अन्न योजना लाया और उस योजना के माध्यम से हर गरीब को घर तक अनाज पहुंचने लगा। मित्रों, इतना संवेदनशील व्यक्ति कोई और हो ही नहीं सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी का भावना देखिए, जब जनधन खाता खुलता है तो लोगों को मजाक उड़ाते हैं अपोजिशन के लोग इसलिए कहते हैं कि भाई जनधन खाता से क्या होगा। आज उस गरीब से पूछिए जिसके लिए दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गरीब के खाते में सीधे 1 रुपया पहुंचता है। ये प्रधानमंत्री की योजना का सौगात है मित्रों। नहीं तो पहले के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम के माध्यम से दिल्ली में अगर 1 रुपया चलता है तो मेरे गरीब भाई बहन के खाते में पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचता है। ये बदलाव है मित्रों। और मैं तो कहूंगा, अभी उनके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी ने कहा कि भाजपा के लोगों पर जो कटाक्ष किया है कि हमें मारने की धमकी देते हैं, हमें अस्तित्व को मिटाने की धमकी देते हैं, तो मैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन को कहता हूं, मुझे आप पर तरस आता है।
आप भारत से भाजपा को मिटाना चाहते हैं, आप खुद मिट जाएंगे पर भारत से भाजपा को नहीं मिटा पाइएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के विरासत से बनी हुई, यहाँ के संस्कृति से बनी हुई पार्टी है। कोई इटालियन कांग्रेस नहीं है जो मिट जाएगी। इस मिट्टी से बनी हुई भारतीय जनता पार्टी है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है मित्रों। इसलिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी, आप निश्चिंत रहिए, जैसे जैसे आप बयान देंगे देश की जनता आपको मिटाती जाएगी और भाजपा का कमल खिलाती जाएगी। मैं अपने चाय बागान के श्रमिकों से फिर से आपका अभिवादन करता हूं और आज इतने समय होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित हुए हैं। मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, मेरे सभी अभिभावक, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और पुनः इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब 4 मई को सरकार बनेगी तो हम होली मनाएंगे और वो होली होगा, भगवा होली होगा हर गली चौराहे में, क्योंकि हम मानते हैं कि इस राज्य के विरासत को, इस राज्य की संस्कृति को संजोने के साथ साथ हम विकसित पश्चिम बंगाल बनाएंगे। जब 2047 में विकसित भारत बनने का सपना मोदी जी ने देखा है तो पश्चिम बंगाल को भी विकसित पश्चिम बंगाल बनाएंगे और दार्जिलिंग के चाय बागान को उसकी पुरानी वैभवशाली इतिहास में लौटाएंगे, ताकि मेरे चाय बागान के श्रमिकों के चेहरे पे खुशहाली आ पाए, मुस्कान आ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।